मैं परिवार सहित हरिद्वार गंगा स्नान करने आया हुआ था। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद हम लोग होटल की तरफ लौट गए। मेरी पत्नी वहां बैठे भिखारियों को फल बांटने लगी। मैं भी उनके साथ था। अचानक मेरी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े कंधे, उन्नत ग्रीवा, लंबी कद काठी, सफ़ेद बाल और बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। उसने सादा मगर साफ कपड़े पहने हुए थे। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने मेरी पत्नी से फल लिए और निश्चिंत भाव से बैठा उन्हें खा रहा था। मैं ठिठक गया। मैंने बड़े ध्यान से उस भिखारी के चेहरे को देखा। मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। मेरे मनोमस्तिष्क में एक ऐसा चेहरा उभरा, चौधरी शमशेर सिंह का। मगर ये कैसे हो सकता था? कहाँ चौधरी शमशेर सिंह और कहाँ ये भिखारी? मगर भिखारी की सूरत हूबहू चौधरी शमशेर सिंह से मिलती थी। मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। मैं जैसा सोच रहा था, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ रही थी। मुझे परेशान देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं। पत्नी और बच्चों के साथ मैं होटल पहुंचा, जहां हम लोग ठहरे हुए थे। मैंने सबके साथ चाय नाश्ता किया। फिर पत्नी से यह कहकर कि मैं अभी थोड़ी देर में आया, वापस हर की पौड़ी पर पहुंच गया। मैंने सेब और केले खरीदे और उस भिखारी के पास पहुंच गया। यकायक मुझे अपने सामने पाकर उसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। दूसरे ही क्षण उसने अपने को संयत करने का प्रयास किया, मगर मेरे मन में एक शक और गहरा होता गया। मैं उसके बिल्कुल पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम चौधरी शमशेर सिंह हो? अचानक किए गए सवाल से वह सदके में आ गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। काफी देर तक वह ऊहापोह की स्थिति में खड़ा रहा। फिर उसने अपने चेहरे के भावों को संयत किया और खड़ा सपाट स्वर में बोला, हाँ, मैं चौधरी शमशेर सिंह हूँ। क्या? मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ चौधरी शमशेर सिंह और कहाँ यह दीनहीन भिखारी। दोनों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं थी। आज से लगभग 20 साल पहले मेरी तैनाती उत्तर प्रदेश के एक जनपद में थी। सूबे के कद्दावर नेता और मंत्री शमशेर सिंह उसी जनपद में रहने वाले थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी था। लंबी चौड़ी कदकाठी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और रौबदार चेहरा। उनका स्वभाव बड़ा मिलनसार था। सबके साथ सुख दुख में शामिल रहना उनकी आदत में शुमार था। ये खानदानी आदमी थे और उनकी लंबी चौड़ी खेती भी थी। कई बीघे में बनी उनकी विशाल हवेली नुमा कोठी थी। आसपास के इलाके में उनकी तूती बोलती थी। छोटे मोटे अफसरों की तो गिनती ही क्या, डीएम और एसपी तक उनके आगे पीछे घूमते थे। मगर शमशेर सिंह की यह खासियत थी कि वह सभी को पूरा सम्मान देते थे। मेरा भी उनकी कोठी में अक्सर आना जाना लगा रहता था और मैं उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित था। आसपास के क्षेत्र में उनकी छवि एक संभ्रांत और धाकड़ नेता की थी। 1 साल बाद मैं प्रतिनियुक्ति कर केंद्र सरकार में वापस चला गया और 20 साल बाद अचानक चौधरी शमशेर सिंह को इस रूप में देखकर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। चौधरी साहब, आप और इस रूप में? मैंने सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखा। सब समय का फेर है मेरे भाई, शमशेर सिंह ने उत्तर दिया। काफी देर तक वह किन्हीं ख्यालों में खोए थे। यह सब हुआ कैसे? मैंने उनसे पूछा। अब तक शायद वह अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुके थे। लंबी कहानी है, चलो यहीं एकांत में बैठकर सुनाते हैं। हम लोग एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। चौधरी शमशेर सिंह बोले, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। मान सम्मान, धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सुंदर सुशील पत्नी, 2 आज्ञाकारी बेटे, एक आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरा आईपीएस की। मुझसे खुशनसीब भला और कौन हो सकता था? परंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे दोनों बेटे छुट्टी में गांव आए हुए थे। मेरी और मेरी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कोठी में हर समय हंसी के ठहाके गूंजते रहते। दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम था कि दोनों एक ही थाली में खाते, एक ही खाट में सोते, जहां जाते साथ ही रहते। दोनों की उम्र में केवल 2 साल का ही अंतर था, इसलिए हर बात पर दोनों आपस में बच्चों की तरह ही झगड़ते रहते। एक दिन दोपहर में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। मैंने कुछ दिन पहले ही एक नई राइफल मंगवाई थी।
दोनों उसको देख रहे थे। राइफल को लेकर दोनों में आपस में बहस चल रही थी। राइफल छोटे बेटे के हाथ में थी और वह बड़े भाई को राइफल के बारे में बता रहा था। बड़ा शायद उसकी बात से सहमत नहीं था। बड़े वाले ने उससे राइफल छीन ली। छोटे वाले ने राइफल अपनी ओर खींची। इसी छीना छिपटी में पता नहीं कैसे राइफल का ट्रिगर दब गया और राइफल की गोली छोटे वाले के सीने में जा लगी। गोली की आवाज़ सुनकर हम सब लोग कमरे की ओर दौड़े। छोटा वाला बेटा बेड पर पड़ा था। उसके सीने से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। मैंने हिम्मत करके एक कपड़े से घाव को कसकर बांध दिया जहां से खून बह रहा था। उसे कार में लिटाकर मैं और मेरी पत्नी महानगर की ओर चल दिए। हड़बड़ी में बड़े बेटे को साथ ले जाने का ध्यान ही नहीं रहा। महानगर में एक बड़े अस्पताल में मैंने उसे एडमिट कराया। डॉक्टरों की पूरी फौज उसके इलाज में लग गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 4 घंटे के बाद मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। किसी के द्वारा यह खबर गांव तक पहुंच गई। बड़े वाले ने जब यह खबर सुनी तो वह सन्न रह गया। अंदर ही अंदर उसे यह बात खाए जा रही थी कि उसके हाथों उसके छोटे भाई की जान चली गई। अपराध बोध के कारण वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने उसी राइफल से खुद को गोली मार ली। जब मैं अपने छोटे बेटे की लाश को लेकर घर पहुंचा तो बड़े बेटे की लाश पहले से ही बेड पर पड़ी हुई थी। कोठी में कोहराम मच गया। अपने दोनों बेटियों की लाश पड़ी देखकर मेरी पत्नी गश खाकर गिर पड़ी। वह ऐसी गिरी कि फिर दोबारा नहीं उठ सकी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। कुछ ही घंटों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और मैं सरकार का इतना ताकतवर मंत्री कुछ नहीं कर पाया। मेरी धन दौलत, ताकत, पहुंच, शोहरत, रुतबा सब खोखले साबित हुए थे। आज जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सब भाग्य के हाथ की कठपुतली है। शाम को मेरी कोठी से एक साथ 3 अर्थियां निकली। लोगों का हुजूम जमा था। जिसने यह खबर सुनी दौड़ा चला आया। अंत्येष्टि में कौन कौन आया और कितने लोग पहुंचे मुझे कोई होश नहीं था। कोठी में मेरे सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, शुभचिंतक आए हुए थे मगर मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। 13वीं आदि संस्कार के बाद एक दिन मैं अपने घर से निकल गया। 14 वर्ष तक मैं इधर उधर तीर्थों में भटक रहा था मगर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर एक दिन मैं वापस गांव लौटा। मेरी कोठी पर मेरे भतीजे ने कब्जा कर लिया। मेरे इतने वर्षों तक बाहर रहने के कारण वे लोग राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे। 14 साल का अंतराल बहुत होता है। गांव की नई पीढ़ी मुझे ठीक से पहचानती भी नहीं थी। जिस कोठी में कभी मुझसे मिलने के लिए तांता लगा रहता था वहां अब मैं एक कमरे में अलग थलग पड़ा रहने लगा। उस दिनों में मेरा अब वहां से दिल उखड़ गया था और मैं एक दिन अपनी बाकी जमा पूंजी लेकर हरिद्वार चला आया। यहाँ आकर मैं एक धर्मशाला में रहने लगा। सुबह शाम गंगा स्नान करता और दिन में किसी आश्रम में प्रवचन सुनता। खाना एक शाकाहारी होटल में खा लेता। लंबे समय तक यही कार्यक्रम चलता रहा मगर जमा धन कब तक चलता। 4-5 साल बाद एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब न धर्मशाला के किराए के लिए पैसे थे और न ही होटल पर खाना खाने के लिए। कई दिन मैंने इधर उधर आश्रम में खाना खाकर दिन काटे परंतु ऐसा कितने दिन चलता। भूख आदमी को क्या से क्या बना देती है। भूख से मजबूर एक दिन मैं यहीं भिखारियों की कतार में बैठ गया और यह सिलसिला 1 साल से चल रहा है। जो दे देता है खा लेता हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं। किसी तरह पेट भर जाता है। शमशेर सिंह ने गहरी सांस लेते हुए यह सब कहा। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मैं सन्न खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे ढांढस बढ़ाऊं। तभी वह बुदबुदाए, सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि क्या अभी इसमें कोई और रहस्य बाकी है। मैंने उनसे कहा, जहां तक मेरी जानकारी है आप तो हर समय दूसरों की मदद करते थे। आपने विरोधियों तक का कभी बुरा नहीं चाहा। फिर आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शमशेर सिंह शांत खड़े थे। उनके चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। तभी शमशेर सिंह बोले, यह उन दिनों की बात है जब मैं पहली बार विधायक बना था। सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के कारण मैं 7वें आसमान में उड़ रहा था। मैंने अपनी कोठी बनवानी शुरू की। कोठी का जो नक्शा इंजीनियर ने बनाया था उसके हिसाब से कोठी के लिए 2 एकड़ जमीन की जरूरत थी।
मेरी 1.5 एकड़ की ज़मीन थी, उसके दूसरी ओर 2 बीघे की ज़मीन मुझे मिल गई। मगर उन दोनों के बीच में एक विधवा की झोपड़ी थी। उसके कोई संतान नहीं थे और उस झोपड़ी में अकेली रहती थी। मैंने उस विधवा को काफ़ी समझाया, उससे विनती की कि वह अपनी झोपड़ी छोड़कर कहीं चल दे, इसके एवज में मैं उसे कहीं कमरा बनवा कर दे दूंगा। मगर वह इसके लिए राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि इस झोपड़ी से उसके पति की यादें जुड़ी हैं और वो अपने जीते जी झोपड़ी किसी को नहीं देगी। कोठी का काम शुरू हो चुका था और उसकी झोपड़ी हटाए बिना कोठी पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए अब जबरन झोपड़ी खाली कराने के अलावा कोई चारा नहीं था। बरसात की घनी अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के सब लोग सोए हुए थे। अपने 8-10 आदमियों को साथ लेकर मैं उसकी झोपड़ी पहुंच गया। मैंने उसे एक बार फिर झोपड़ी खाली करने के लिए मनाना चाहा, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी थी। अंत में मैंने अपने आदमियों से उसकी झोपड़ी खाली करने को कहा। उन्होंने घसीट कर विधवा को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। मैंने ट्रक का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। मैं उसका घर खाली करवाता हूँ। वह चिल्ला रही थी, भगवान से डर शमशेर सिंह, एक विधवा को घर से बेघर कर रहा है तू। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, एक दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। कोई तुझे पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। सत्ता और धन के मद में मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने उसका सामान ट्रक में लाद कर जबरदस्ती ट्रक में बैठा दिया और उसे अपने आदमियों के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पर छोड़ आने को कहा। जाते समय मैंने उसे 50,000 रुपये देने चाहे, मगर उसने घृणापूर्वक उन्हें फेंक दिया था। नियति का खेल तो देखो, आज वह विधवा और मैं एक ही कतार में बैठकर भीख मांगते हैं। वह जब भी मेरे सामने पड़ती है, मेरी ओर देखकर व्यंग से मुस्कुराती जरूर है और उसकी मुस्कुराहट मेरा कलेजा चीर कर रख देती है। यह कहकर शमशेर सिंह चुप हो गया था। उसकी यह हालत देखकर मन में पीड़ा होने लगी। मैंने उन्हें कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। थके कदमे और बोझिल मन से मैं वापस होटल की ओर चल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर